के प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार। खास चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद है हमारे इस प्रोग्राम में वरिष्ठ पत्रकार टी सूर्या राव जी और यशोवर्धन उमक जी। आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। और आज चूंकि छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा दिन है, विष्णुदेव साय की टीम, जो कैबिनेट की टीम, आज विस्तार किया गया और 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाए गए। सूर्या राव जी, सबसे पहले तो मेरा स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, और यशोवर्धन नाथ जी आपका भी। तो आज जिस प्रकार 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, कौन किस विभाग का मंत्री होगा ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। तो सूर्यराव जी, मैं आपसे सवाल करता हूँ और पूछता हूँ कि कौन, चूंकि 5 नए चेहरे हैं, 4 पुराने चेहरे हैं, जो विधायक जो है 5 जो नए चेहरे और 4 नए पुराने चेहरे, कैसा देखते हैं? सबसे पहले मैं इंडियन न्यूज़ 24 मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं यह बताना चाहूँगा कि कौन कौन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसमें बृजमोहन अग्रवाल हैं, केदार कश्यप, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, ये चारों पुराने चेहरे हैं जो पूर्व मंत्री रहे हैं। इसके बाद लखनलाल देवांगन, ओपी चौधरी जो IAS रहे हैं, रायपुर के कलेक्टर भी रह चुके हैं वे, और श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े और टंकराम वर्मा। अब 5 नए नाम हैं, इन्होंने शपथ ली है। कैसा देखते हैं, चूंकि बहुत चर्चा का विषय था कि पुराने विधायकों को फिर से मंत्री बनाया जाएगा, पूर्व मंत्री है उनको फिर से मौका दिया जाएगा, लेकिन इस कैबिनेट के विस्तार में 5 नए विधायकों को मौका दिया, अभी तक 4 जो पुराने विधायक उनको मौका दिया। क्या रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी तय कर रही? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ये कुछ भी कर सकती है जी। अभी तक जो आप परिणाम देखे होंगे, इसमें चौंकाने वाली बात ही हमेशा नरेंद्र मोदी जी ने की है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में जो 9 मंत्रियों की शपथ दिलाई गई है, उसमें बृजमोहन अग्रवाल जी, केदार कश्यप और रामविचार नेताम को छोड़ दें तो बाकी सब एक तरह से नए नाम है, क्योंकि दयालदास बघेल जी भी करीब एक ही टर्म के लिए थे मंत्री, राजस्व मंत्री थे। ऐसी स्थिति में जो नए चेहरे आए हैं, इनसे इनका प्रयास है कि इनसे अधिक से अधिक काम कराया जाए। और सबसे बड़ी बात, मैं अंदर की बात बताऊं, पुराने लोगों को जगह न देकर नए लोगों को दिए हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है और एक विश्वास बना हो कि हमारा क्रम आ सकता है। अभी तक स्थिति यह है कि एक ही घर से एक ही व्यक्ति मंत्री बन रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है, महापौर बन रहा है, मतलब इस तरह की स्थिति थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद को तोड़ा है और एक परंपरा को भी तोड़कर नए चेहरों को मौका दिया ताकि उनके कार्यकर्ता उत्साह बना रहे और वे आगे के लिए काम करें। जी, जैसा आपने कहा कि नए चेहरों को भी मौका दिया गया है, मगर आप इसी में देखें तो पुराने चेहरे को भी, दयालदास बघेल हो, केदार कश्यप हो, रामविचार नेताम हो या फिर बृजमोहन अग्रवाल हो। बृजमोहन अग्रवाल जी चूंकि वरिष्ठ मंत्री है, बड़ा चेहरा है, 8वीं बार विधायक बने, इनको भी रखा गया। तो क्या एक तालमेल और समावेश बनाने के लिए इन चारों को जगह दी गई कि पुराने जो लीडर्स है वो बुरा ना माने? नहीं, पुराने लीडर्स की बात भी आप सही बोल रहे हैं। पुराने में रामविचार नेताम जी भी हैं, केदार कश्यप भी हैं, दयालदास बघेल भी पुराने मान लीजिए। तो इससे एक समन्वय बनाकर पार्टी चाहती है कि एक पार्टी के अंदर मैसेज भी चला जाए और पार्टी के अंदर काम भी होता रहे कि हमने भाई वरिष्ठों का सम्मान भी किया है और नए लोगों को मौका भी दिया है। यह संदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अगर हम बात करें, चूंकि अभी 9 लोगों का, जो 9 विधायक उनको शपथ दिलाई गई है मंत्री पद की, अगर कास्ट के हिसाब से देखा जाए तो जो देखने में आ रहा है OBC वर्गों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, क्यों? देखिए, छत्तीसगढ़ में OBC वर्ग में ही मतदाता ज़्यादा है, जिसमें साहू और कुर्मी दोनों आते हैं। तो आप देख लीजिए, अरुण साहब हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो पिछड़ा वर्ग से हैं। आपके बाकी 4 मंत्री जो आए हैं, वो ओपी चौधरी हों, चाहे वो रजवाड़े हों, चाहे आपकी टंकराम वर्मा हों,
ये सभी लोग जो है एक देवांगन लखनलाल देवांगन और श्याम बिहारी जायसवाल जो है जी, तो ये 6 ओबीसी को इसलिए दिया गया है कि यहाँ से ओबीसी वर्ग के मतदाता ज्यादा, उनके बीच में यह संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए सोच रही है और उनके लिए काम कर रही है, उनके लोगों को प्रतिनिधित्व दे रही है और ज्यादा प्रतिनिधित्व उनके वर्ग को दिया गया है, ताकि लोकसभा चुनाव में जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें ओबीसी वर्ग को अपनी तरफ भारतीय जनता पार्टी ज्यादा करना चाहती है। हमारे प्रोग्राम का नाम चूंकि जो खास चर्चा चल रही है कौन होगा किस विभाग का मंत्री, चूंकि अभी 9 मंत्रियों ने जो विधायकों ने शपथ ली है, तो कौन होगा किस विभाग का मंत्री अब आपसे जान लेंगे। पहले आप बताइए बृजमोहन अग्रवाल को क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए बृजमोहन अग्रवाल बड़े पदों पर रह चुके हैं, वो गृह मंत्री तक रहे हैं रमन सरकार में। बृजमोहन अग्रवाल को पर्यटन मंत्री भी बनाया जा चुका है, कृषि मंत्री भी बनाया जा चुका है, वो मतलब सभी विभागों का समन्वय उनके पास है, तो उनको जो विभाग दिया जाएगा उस पर सफलतापूर्वक कार्य करेंगे। मुझे लगता है कि उनको फिर से पर्यटन और अन्य विभाग दिए जाएंगे। अच्छा, मंत्रियों की संख्या कम है और विभाग ज़्यादा है, इसलिए एक मंत्री के पास काफ़ी सारे विभाग रहेंगे जी। अब रामविचार नेताम की हम बात करें। रामविचार नेताम चूँकि वरिष्ठ कांग्रेस बीजेपी के नेता रहे हैं और अनुभवी है, तो उनको किस मंत्री पद का दायित्व मिलेगा, किस विभाग का? देखिए वो पंचायत मंत्री रहे हैं, इसके पहले गृह मंत्री रामविचार नेताम भी रहे हैं, तो रामविचार नेताम को पंचायत मंत्रालय फिर से सौंपा जा सकता है। उनके अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि उसे मिले जाए। वैसे एक केदार कश्यप जी के नाम बता दूं, शिक्षा जो नारायणपुर से आए हैं, पीएचई मंत्री रहे। पीएचई मंत्री है, तो पीएचई मंत्री आए तो उनका पीएचई विभाग में अच्छी दखल है, तो वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। और ओपी चौधरी जी को शिक्षा या फिर आबकारी विभाग या प्रशासनिक जैसे विभागों को दिया जाएगा। और एक और सुधार करना चाहूँगा, बृजमोहन अग्रवाल जी को संसदीय कार्य मंत्री भी प्रभार रहेगा, क्योंकि संसद मतलब विधानसभा के बारे में वो किस प्रकार से उनको कार्य करना है, योजना बनानी है, उनको मालूम है। एक नाम इसमें काफ़ी बड़ा चर्चित नाम है, वो छूट रहा है, अजय चंद्राकर जी। उनको क्यों, चूँकि ऐसे में हम देखें तो फिर सबको मंत्री पद में डालना पड़ता, मगर अजय चंद्राकर एक बड़ा नाम है और तेज तरार नेता है, चूँकि भाजपा के प्रवक्ता भी है, तो उस सूची में उनका नाम ना होना थोड़ा सा एक देखिए अजय चंद्राकर भी ओबीसी से आते हैं जी, और मैं बताया 5 लोगों को ओबीसी से लिया गया, 6 विधायकों को। ऐसी स्थिति में ओबीसी को पूरा प्रभाव नहीं जा सकता। आप बोलेंगे उस तरह से अमर अग्रवाल भी बड़े मंत्री हैं, बिल्कुल। राजेश मुणत है जो लगातार मंत्री है 15 साल तक। आपके धर्मलाल कौशिक रहे, लता उसेंडी रही, और देखा जाए तो सांसद से आपने इस्तीफा दिला के लाया है रेणुका सिंह, वो रही मुख्यमंत्री दौड़ में बाहर हो गई। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर केवल अजय चंद्राकर ही नहीं है, बाकी लोग भी आप कंपेयर देख करेंगे तो उनसे सीनियर और लोग हैं बिल्कुल पार्टी के अंदर। बिल्कुल। तो जिस प्रकार संसदीय सचिव का जो जिसको लेकर मोहम्मद अकबर कोर्ट तक गए थे कि 11 संसदीय सचिव बनाए गए, उसी प्रकार कांग्रेस ने भी संसदीय सचिवों की संख्या बढ़ाई, तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी संसदीय सचिवों की संख्या बढ़ाएगी? देखिए वरिष्ठ विधायकों को जो कई बार चुनाव जीत के आए हैं, उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एडजस्ट करना पड़ेगा, और एडजस्ट इसलिए करना पड़ेगा कि उनके पद भी उपलब्ध है, गृह निर्माण मंडल है, राजस्व विभाग का मामला है, और भी जितने विभाग हैं, वित्त विभाग वित्त उसमें है, तो कुल मिला के इनको सबको एडजस्ट करना पड़ेगा, उनको भी एक सम्मान देना पड़ेगा ताकि समन्वय बना रहे। और मुझे जो लग रहा है यह सब पद जो है लोकसभा चुनाव के बाद ही वितरित होंगे, दिए जाएंगे, ऐसा मुझे अनुमान है, क्योंकि इस बीच अगर करते हैं तो लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ सकता है। जिन लोगों को नहीं मिलेगा वो नाराजगी जताएंगे, तो काम नहीं करेंगे। अभी एक लालच रहेगा कि भाई हमको संसदीय सचिव या किसी मंडल का हमको चेयरमैन बनाया जा सकता है, वन विभाग है, किसी भी विभाग का बनाया जा सकता है। इस उसमें भी सब अनुशासित रहेंगे जी। चूँकि एक कीवर्ड है सोशल इंजीनियरिंग, भाजपा के जो आला कमान में जो बड़े बड़े नेता है वो इस चीज़ को भली भांति समझते हैं कि कौन सी जाति कौन से वर्ग को किस हिसाब से खुश करके सब कुछ मैनेज किया जा सके। और एक और चीज़ भाजपा में ये भी है कि अनुशासन
नैतिकता है, डिसिप्लिन है कि अगर किसी को कुछ बोल दिया जाए तो वो उस चीज़ को मान लेता है। या आपने राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है, हमने देखा इस चीज़ को। तो ये सोशल इंजीनियरिंग वाला एक जो फैक्टर है, ये कितना कारगर रहेगा? देखिए, अनुशासन की जहाँ बात आपने कही, किसी भी घर में, किसी भी विभाग में, किसी भी पार्टी में यदि अनुशासन नहीं रहेगा तो वो पार्टी पूरी तरह से खत्म होने के कगार पे आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई विभाग हो, आज हम बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से आपको बाहर कर दिया जाए। जो लोग, जो विधायक बन गया, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे बन के आए, नरेंद्र मोदी के चेहरे बन के आए, यदि उनको वहां से वो अलग हो जाते हैं तो उनकी स्थिति कहीं पर पूछ परख नहीं रहेगी। और वैसे भी संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो एक मतलब एक संख्या है, उसके तहत ही आप निकल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अनुशासन अपने आप को बनाए रखना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। और एक टुक मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा सतीश जी, अभी आप देखे होंगे हमारे छत्तीसगढ़ में 13 मंत्री बनाए जाने हैं। अभी बनाए गए कितने? 9 और 3 मिला के 12। एक मंत्री पद खाली रखा गया। इसके पीछे वजह यही कही जा रही है कि सभी जो नहीं बने हैं वरिष्ठ मंत्री, सबको ये लगे कि मुझे बनाया जाएगा, मुझे बनाया जाएगा, मुझे बनाया जाएगा, ताकि वो अनुशासित रहें। इसलिए एक मंत्री पद रखा गया। आप देखिएगा भूपेश बघेल सरकार में भी एक मंत्री पद छोड़ के रखा गया था, अंत तक मोहन मरकाम जी को बनाया गया लास्ट में। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए ये 13 मंत्रियों की जो बात हो रही थी, जिनको बार बार सभी मीडिया में भी बात आ रही है, राजनीतिक दल भी चर्चा कर रहे हैं, 13 मंत्री इसलिए नहीं बनाए गए। अब बात करें कि चूंकि अब जो विस्तार है मंत्रिमंडल का हो गया है, विभाग कब बढ़ता है और किस विभाग का कौन मंत्री होगा, कैसी कार्यशैली, अगर आप स्टार्टिंग चुनाव के परिणाम के बाद जब विधायक जीत के पहुंचे और विष्णुदेव साय का शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद से विधायक पहले दिन से सक्रिय है, हर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं तो इसके पीछे क्या एक मतलब पार्टी का गाइडलाइन है कि फर्स्ट डे से उनको मैदान में उतारना है, विजय जुलूस ना निकाल कर सीधा अपने फील्ड में आना है? देखिए, आपको बता दूं, अधिकांश जो विधायक बने हैं वो युवा हैं। हम दुर्ग लोकसभा की बात कर रहे हैं, वैशाली नगर विधानसभा से रिकेश सेन है, दुर्ग शहर से आपके गजेंद्र यादव हैं, दुर्ग ग्रामीण से हालांकि थोड़े उम्र दराज है लेकिन वहाँ से ललित चंद्राकर है। ठीक है, तो ये जो बने हैं यहाँ पर अभी विधायक, आपके बेमित्रा के देख लीजिए, तो इनके ऊपर स्थिति ये है कि ये चाहते हैं कि हम जनता के भी जल्द से जल्द जाके अच्छा से अच्छा कार्य करें। इनके ऊपर ये दबाव तो है कि आपको अच्छा कार्य करना ही पड़ेगा। नहीं, आप जल्द से जल्द, आपने दुर्ग की बात करी, रायपुर के जितनी भी सीट भाजपा ने जीती है, पूरी की पूरी जीती है रायपुर से, है ना, तो आप वहाँ देखेंगे वो भी फील्ड में नजर आए। बिजमोहन अग्रवाल जी भी, अभी बिजमोहन अग्रवाल जी ने काफी संघर्ष किया इस चुनाव, लगातार दिख रहे चुनाव के बाद। तो ऐसा ऊपर से निर्देश है भारतीय जनता पार्टी के? ये पार्टी विधायक तो कह रहे हैं कि हमको अपना काम करना है और पार्टी का निर्देश है, लेकिन जिस प्रकार से धरातल पर सीधे उतर के कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जनता से हम फिर से किस तरह से कनेक्टिविटी अपनी कर लें। क्योंकि आपने भी कई चुनाव देखा, हमने भी कई चुनाव देखे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद विजय जुलूस, लोगों से मिलना और यही चलता था, लेकिन अब चुनाव के बाद तुरंत बुलडोजर उतर गए छत्तीसगढ़ में। तो क्या ये कहीं ना कहीं आला कमान को भी एक मैसेज दे रहे कि हम काम कर रहे हैं करके? ये भी एक चीज है। हाँ, वो तो है ही, इसलिए कि अब इनको लोकसभा चुनाव भी लड़ना है और उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है। तो वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो चीजें ठीक हो सकती हैं उसे हम कर लें, ये उनकी मंशा है। चूंकि वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार टी सूर्या राव जी मौजूद है और साथ में यशोवर्धन उमक जी भी है। तो चर्चा हमारी जारी है, हम ब्रेक में जाने के बाद फिर से लौटते और चर्चा जारी करते हैं। हाय स्नेहा, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आती। क्या बताऊं, मेरा तो पूरा समय बच्चे के पीछे ही निकल जाता है, पर तू बड़ी रिलैक्स दिखती रहती है, बात क्या है? वो तो रहूंगी ही ना, मैंने एक स्मार्ट डिसीजन जो ले लिया है, अपने बच्चे को इंडो IT स्कूल के बोर्डिंग में एडमिशन दिलाकर। ऐसा क्या है वहाँ जो तू इतनी रिलैक्स रहती है?
अरे मेरा बेटा मॉर्निंग 7 to 5 तो वहीं बिजी रहता है। सबसे अच्छी बात वहाँ का एजुकेशन और रिजल्ट दोनों ही शानदार है। हाइजीनिक ब्रेकफास्ट, लंच ये सब डाइटिशियन की देखरेख में करता है। तुझे पता है वो बच्चों का ध्यान बिल्कुल स्मार्ट पेरेंटिंग की तरह ही रखती है। और तो और शाम को ऑफिस से आने के बाद भी कोई टेंशन नहीं, शाम को नाश्ता वहीं से करके आता है। दूसरी बात वहाँ खेलकूद, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस एंड अदर एक्टिविटीज का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, जिससे बच्चे फिजिकली और मेंटली बिल्कुल फिट रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स के लिए कैंपस में ही ट्यूशन क्लासेस अरेंज की गई हैं, इसलिए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स रहती हूँ। मीन्स होम अवे फ्रॉम होम। हाँ, इसलिए तो मैं भी तुझे कहती हूँ, बी स्मार्ट एंड टेक द राइट डिसीजन फॉर योर किड। आखिर ये इंडो आईटी स्कूल है कहाँ? इंडो आईटी स्कूल, कुरुद रोड, कोहका भिलाई। फोन 9303561235। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. शिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156741157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारी चर्चा जारी है, कौन किस विभाग का मंत्री होगा, इस पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार टी सूर्या राव जी और यशोवर्धन उमक जी। तो चर्चा हम आरंभ करते हैं। सूर्या राव जी, आपसे मेरा जानना है कि चूँकि बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग तो ये और रायपुर संभाग, ये 5 संभाग में चूंकि अभी जिस प्रकार से जितने भी मंत्री बने हैं देखने में आ रहा है कि महत्व सरगुजा और बस्तर को दिया गया है, बाकी जो शहरी बेल्ट है उधर के मंत्री कम लिए गए। क्या आप क्या मानते हैं? देखिए, शहरी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति शुरू से ही मजबूत रही है। बस्तर ने सर्वाधिक सीट दिए हैं, इसके बाद आपका सरगुजा सर्वाधिक है, बस्तर दूसरे नंबर पे है। बस्तर तो देखिए, अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी दे दिया, वहाँ के विधायक जगदलपुर के विधायक किरण देव सिंह जी, उनको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और केदार कश्यप को मंत्री बना दिया जी। और विष्णुदेव सहाय सरगुजा से आते हैं, सरगुजा संभाग से, तो वहाँ से 4 मंत्री दिए हैं जी। इससे ये संदेश पार्टी देना चाहती है कि हम आदिवासियों की पार्टी, आदिवासियों की सोच रखते हैं और आदिवासियों के लिए काम करेंगे, इसलिए हमने आपको प्रतिनिधित्व दिया है। जो आगामी जो लोकसभा है 24 में, तो क्या उसको साधने के लिए बस्तर सरगुजा को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है? जी जी जी, लोकसभा चुनाव ही सबसे ज्यादा इनके लिए महत्व रखता है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के पूरे 11 के 11 लोकसभा
सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत क्या है और उनका 400 पार का आंकड़ा जो उन्होंने अभी तक रखा है उस पर उनको सफलता मिले। आपको रुकना चाहूंगा कि आपने लोकसभा की बात करी तो लोकसभा से 146 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया है, है ना, जो शुक्रवार को आज मतलब एनडीए के नेता जो जंतर मंतर में जुटे हुए और प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। तो लगातार लोकसभा में जो निलंबन का सिलसिला है वो जारी है। तो हमारे जो ब्रेकिंग खबर आई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार सहित विपक्ष के पार्टियों के कई नेता वहां पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लोकसभा जीतने की बात हमने की थी। लोकसभा जीतने के जो 11 सीट है लोकसभा की और उसको जीतने के लिए ये पूरा रणनीति तैयार कर रही भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में कांग्रेस को कहाँ देख रहे? कांग्रेस देखिए, जिनको टिकट नहीं मिली वो विरोध में है और जिनको टिकट मिली वो उनके भी स्वर करीब करीब विरोध में है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस दोहरी स्थिति से छत्तीसगढ़ में गुजर रही है। अभी आप देखिए 11-15 जो विधायकों को टिकट काटी गई थी वो दिल्ली गए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले, उनसे कहा कि भाई हमारी गलती तो बताएं, हमारी टिकट क्यों काटी गई थी, क्योंकि आपने जिसको टिकट दी थी वो भी चुनाव हार गए। तो ऐसी स्थिति में हमारी टिकट काटने की वजह बताएं। तो कांग्रेस में एक अंतरकलह चल रही है जिससे अभी तक भारतीय जनता पार्टी बची हुई है। तो मेरा ये कहना है कांग्रेस अभी भी लोकसभा की तैयारी में नहीं जुट पाई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी आज के बाद, आज मंत्रिमंडल की घोषणा हो गई, विभागों के 1-2 दिन में बंटवारे हो जाएंगे। देन उसके बाद ये जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लोकसभा के लिए झोंकेगी कि इसको एक अच्छा परिणाम 11 के 11 लोकसभा की सीट मोदी के झोले में डालना है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि चर्चा है मीडिया में, सुर्खियों में रहे कि भूपेश बघेल को पार्टी जो कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे साइड करते नजर आ रही है, विपक्ष का नेता नहीं बनाई और अभी जिस प्रकार चुनाव का जो तैयारियां थी तो उससे भी साइड कर दिए। तो ऐसा क्या कारण मानते हैं भूपेश बघेल को? नहीं, अभी आपकी जानकारी में ऐसा नहीं है। अभी भूपेश बघेल जी को जो केंद्रीय समिति बनाई गई है, अभी जो एनडीए की जो समिति बनाई गई, संयोजक चुनने वाली समिति में उनको शामिल किया। 4 जो विजय अशोक गहलोत है उसमें। और तो ये बड़ी बात है। भूपेश बघेल का पूरा महत्व बना हुआ है, उनके सहमति से ही चरणदास महंत को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाया है। और जो स्थिति छत्तीसगढ़ में है आज भी भूपेश बघेल की स्थिति बहुत काफी मजबूत है। एक ब्रेकिंग और आई हमारे पास। देश भर में 24 घंटे में 660 नए केस कोरोना के, जो नया वेरिएंट आया है JN1 वेरिएंट, भारत में तेजी से फैल रहा है और पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 640 मामले दर्ज किए गए। एक शख्स की मौत हो गई है। तो आप देख रहे हैं लगातार जो कोरोना का जो आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। केरल से और एडवाइजरी भी सरकार ने जारी करी है, जिला प्रशासन ने भी जारी करी है। तो फिर वापस आते हैं हमारी चर्चा पे। तो आपने कहा कि भूपेश बघेल का कद बरकरार जो आप बता रहे थे, नेशनल अलायंस कमेटी है जो गठित की है कांग्रेस ने, उसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मुकुल वासनिक जिनको गवर्नर कन्वीनर बनाया गया, उसका सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश, तो ये 5 नाम है उसमें। मगर आप जैसे आप कह रहे हैं कि भूपेश बघेल जी के कहने से ही डॉक्टर चरणदास महंत को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, तो एक नाम और चल रहा था उमेश पटेल का इस बीच। तो इन दोनों, उमेश पटेल का नाम आने की क्या वजह लगती है? उमेश पटेल जो है नंद कुमार पटेल जी के बेटे हैं जी। और उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा ज़्यादा है। मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते दूसरों की निष्ठा नहीं, लेकिन निष्ठा ज़्यादा है। युवा चेहरा। तो एक बार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी युवाओं पर दांव लगा रही है, तो कांग्रेस में भी यह चर्चा थी कि एक युवा पर दांव लगाया जाए, लेकिन वो असंभव नहीं हो पाया। चरणदास महंत जी आखिरकार बन गए। अगर इंडिया गठबंधन इस लोकसभा के चुनाव में कैसा अपना रिजल्ट देगा, क्या लगता है आपको? क्योंकि मोदी जी का चेहरा विधानसभा में भी आपने देखा, सफल रहा। तो क्या एनडीए गठबंधन का जो परिणाम होगा लोकसभा चुनाव का, कैसा देखते हैं आप एक पत्रकार की दृष्टि से? मेरा ये कहना है इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया जो एनडी गवर्नमेंट जो गठबंधन बना है उसमें देखिए अभी से मतभेद आ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विरोध किया और कहा कि हमारे लोगों को मतलब
जहाँ से हम लोग जीत सकते थे उस जगह को भी हमने नहीं दिया गया। कमलनाथ जी बुला के हमारे लोग बैठा, बिल्कुल रात को ये 2 बयान दिया था उन्होंने, और उसके बाद हुआ तो वो एक झगड़ा है। ममता बनर्जी नहीं चाहिए किसी वहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में लगभग कांग्रेस खत्म की स्थिति में, तो वहाँ पर अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस के लोग वहाँ पे दखलंदाजी करें। दूसरा आप चलिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नहीं चाहेगी कि आपके जी बनते हैं तो अभी कन्वीनर होंगे, मतलब वो संयोजक होंगे, वो प्रधानमंत्री चेहरा नहीं होंगे, उस इंडिया अलायंस का एक फेस होंगे कह सकते हैं, जिसकी मांग बार बार वहां से उठ रही है और विपक्ष भी बार बार ताने कस रहा है। क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार है, पॉलिटिक्स को कवर करते, ममता बनर्जी की क्या रणनीति थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया? क्या गांधी परिवार को कुर्सी से दूर रखने की साजिश है ये एक प्रकार से इंडिया अलायंस में देखा जाए तो? क्योंकि सबने हामी भरती उस नाम पे। एक प्रयास है। एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वरिष्ठ नेता है जी, और दूसरा वो गांधी परिवार नहीं है जो आप कह रहे हैं जी। तो उनकी एक प्रयास था कि इस नाम पर सहमति बन सकती है, बिल्कुल, क्योंकि राहुल गांधी पर सहमति नहीं बन रही थी, ना ही सोनिया गांधी पर बन रही सहमति, ना ही आपके बीच में उद्धव ठाकरे जी आए थे, उनका कहना था, और इसके अलावा शरद पवार जी भी लगे थे, और हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से इसकी शुरुआत की है, उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो कुल मिला के एक चेहरा जो इनको बार बार विपक्ष भी कह रहा है और उस दल में, मतलब उस समूह में शामिल पार्टियां भी करेंगी, हमारे चेहरा होना चाहिए। अखिलेश यादव का आपने नाम लिया, चूंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में है, और अखिलेश यादव का चूंकि ये कह सकते हैं बीजेपी वहां पे अभी हावी है, मगर अखिलेश यादव की जो पार्टी समाजवादी पार्टी अगर वो लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी रहेगी। अगर अखिलेश यादव के पास लोकसभा में सांसदों की संख्या ज्यादा रही तो क्या वो कह सकते हैं कि मैं पीएम कैंडिडेट का दावेदार हूँ, क्योंकि 80 से ज्यादा लोकसभा सीटें हैं वहाँ पे? देखिए समय ही बताएगा कि कौन प्रधानमंत्री का दावेदार हो सकता है, क्योंकि अभी से नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी को कितनी बिल्कुल लोकसभा में सीटें मिल पाएंगी। तो इस स्थिति में अखिलेश यादव एक ही राज्य तक सीमित है ना, सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है, कांग्रेस पूरे देश में जी। राव साहब मैं वापस आता हूँ हमारे मुद्दे को, कौन होगा किस विभाग का मंत्री, चूंकि समय का थोड़ा अभाव है। फिर से चूंकि अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, आज शपथ ले लिए विधायकों ने, लेकिन जो लगातार चर्चे में है और लगातार सुर्खियों में रहा है, इतने 82,000 करोड़ रुपए का कर्जा जी, तो इससे कैसे उबर पाएगा छत्तीसगढ़? देखिए छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर जो कर्ज है और जिस प्रकार से घोषणाएं हुई हैं उसमें इनको कर्ज और लेना ही पड़ेगा। अब उस कर्ज को लेने के बाद कैसे होगा, दूसरी योजनाओं की कटौती करके, जैसे मध्य प्रदेश में भी दूसरी योजनाओं में कटौती करके उसको दूसरे में समायोजित कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में वो स्थिति आज नहीं तो कल आने वाली है, क्योंकि इतना छोटे से राज्य में आपके छत्तीसगढ़ जैसा मतलब 90 विधानसभा और 11 लोकसभा वाला क्षेत्र है, छोटा राज्य है, यहाँ पर आप 80,000 करोड़ का जैसे मतलब राशि आपके ऊपर माथे पर कर्ज है, और आपको अभी महतारी वंदन का 12,000 रुपये साल का देना है, किसानों को आपको 3100 रुपये देना है, आपको बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना है, सिलेंडर है। तो इस तरह की ये योजनाओं की घोषणा करके आप सरकार में आए हैं ना, तो इनकी तो पूर्ति करनी पड़ेगी आपको। एक ब्रेकिंग आई है अभी साय कैबिनेट की पहली बैठक, मंत्रिमंडल का गठन के बाद पहली बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक आरंभ है। बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा की जा रही है, सभी मंत्री और डिप्टी सीएम
वहाँ मौजूद है। तो बैठक जैसा शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद एक कैबिनेट की बैठक आरंभ हो चुकी है। तो ठीक है, स्टार्टिंग में ही अगर पहली बैठक में कोरोना के रोकथाम की बात की जा रही तो बहुत अच्छा है, अच्छी पहल है, क्योंकि हमने जो वहाँ जो आपदा हमने देखी है 2 साल जो हमने लोगों को खोया है, अपनों को खोया है जी। तो ये जो बैठक पे चर्चा चल रही है बहुत अच्छा है, पहल विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल की है कि कोरोना को लेकर सजग है अभी से। तो चूंकि अपन चर्चा कर रहे थे कि कर्जा जी, तो कर्जा लगातार आपने देखा होगा, फिजूल खर्ची आपने देखी अभी इसी मंत्रिमंडल के गठन को लेकर। इंडोर स्टेडियम पूरा सज जाता है विधानसभा के पहले, और इंडोर स्टेडियम में जो भी खर्चा हुआ होगा तो इसको फिजूल खर्ची नहीं बोलेंगे। आज राजभवन में शपथ ग्रहण हो गया, क्या कहा जाए? नहीं, वो फिजूल खर्च इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ आयोजन नहीं हो पाया है, इसलिए वो राशि नहीं दी जाएगी। आयोजन होता तो राशि दी जाती, वो तो कंडीशन रहता है कि भाई हम आपको बोल रहे हैं इस कार्यक्रम को करिए, आयोजन की तैयारी करिए। यदि आयोजन होता तो उसकी राशि दी जाती, क्योंकि आयोजन नहीं होता राशि नहीं दी जाएगी। क्योंकि साज सज्जा वहाँ सब हो गई थी। कल मैंने हमारे वहाँ के संवाददाता मुकेश शर्मा जी से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे सभी डेकोरेशन का सामान जो हो गया था, सारा मतलब सारा जिनको जो सामान के लिए बोला गया होगा, डेकोरेशन वाले, टेंट हाउस वाले, तो अब वो लोग के मन में भी चिंता है कि हमारी राशि कौन देगा। तो ये एक चिंता उन्होंने बताई, ये एक विषय भी है जी। तो लगातार अभी आप ब्रेकिंग फिर आ रही है। अभी सीएम मंत्रिमंडल के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी कलेक्टरों से कंटिन्यू चर्चा करेंगे और पूरा कोरोना को लेकर ही ये चर्चा जारी होगी। तो ये एक अच्छी खबर है। और आपको बता दें, लगातार दिल्ली में जंतर मंतर में लोकसभा के विपक्ष के सारे सांसद आंदोलन पे बैठे हैं। विपक्ष ने एक नारा दिया है, लोकतंत्र बचाओ, सेव डेमोक्रेसी। तो चूंकि उनके सांसदों को निलंबित किया गया, इसलिए वो जहां जंतर मंतर में जाकर इंडिया अलायंस के सभी लोग वहां पर खड़े हैं और सेव डेमोक्रेसी की नारेबाजी कर रहे हैं। भारत में लोकतंत्र जिंदा है कि नहीं, क्या मानते हैं आप? नहीं, लोकतंत्र जिंदा है तभी इस तरह के चुनाव हो रहे हैं, उसके परिणाम आ रहे हैं और सारी पार्टियां स्वीकार कर रहा है। लोकतंत्र जिंदा, इसका एक और सबूत ये है कि आप तभी खड़े होकर लोकतंत्र के मंदिर के सामने पार्लियामेंट में उपराष्ट्रपति का मिमिक्री करते हुए वीडियो बना सकते हैं। यस, तो लोकतंत्र जिंदा है तभी आप ये सब कर पा रहे हैं जी। अन्यथा आप चले आइए दूसरे देशों में, यही अगर आप नॉर्थ कोरिया में करते किम जोंग उन की मिमिक्री तो क्या होता कल्याण बनर्जी का, क्या होता राहुल गांधी का, अगर वो ये वाली स्थिति अगर वहां पे होती। ठीक बोला। तो ये 5 साल में कर्जा छत्तीसगढ़ का जो 82,000 करोड़ रुपए कर्जा है, आरबीआई, नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक और अन्य जगहों से जो छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्ज लिए, तो क्या इसकी भरपाई, डबल इंजन की सरकार है तो क्या छत्तीसगढ़ का कर्जा खत्म हो जाएगा? मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ सरकार को अपने नए स्रोत विकसित करने होंगे जिससे उनकी आय बढ़े। जैसे आप देखिए कई नगर निगमों में 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए बकाया है। एक तो उस तरीके से वसूली करनी पड़ेगी, पंचायत स्तर पर जो आपकी बकाया उसको लेना पड़ेगा, और एक जगह जहाँ से आपका राजस्व डूबा हुआ है, पैसा डूबा हुआ है या वो है, ये छोटी छोटी राशियों को लाकर इकट्ठा करके आप थोड़ा सा कर्जे को कम कर सकते हैं। दूसरी बात, डबल इंजन की सरकार जो आप बोल रहे हैं, केंद्र सरकार, चूंकि छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार, उसको लोकसभा लड़ना है, तो केंद्र सरकार की पूरी मदद छत्तीसगढ़ को मिलेगी। ये आपने कहा छत्तीसगढ़ को मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ से चूंकि सबसे ज़्यादा राजस्व, चूंकि खनिज संपदा से परिपूर्ण हमारा छत्तीसगढ़, तो यहाँ की खनिज संपदा से पूरा देश को लोहा जाता है। आपने देखा होगा आयरन ओर हो या कोल हो तो सारा छत्तीसगढ़ से अधिकांश, झारखंड को पीछे छोड़ के हम आगे चल रहे हैं। तो आप यहाँ से सारा जाता है, उसके बाद भी कर्जा इतना है, तो इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों? क्या रेवड़ी वाला बात है, रेवड़ी बांटने का स्कीम? रेवड़ी स्कीम में तो बहुत राशि जाएगी ही आपकी जी। ये जितनी स्कीम की अगर नहीं करते तो आप सरकार में आ भी नहीं पाते जी। तो रही बात जो हमारे पास जो आयरन ओर है, जो मिनरल्स है, उसके जो उपयोग वो हो रहा है, उसका सही तरीके से उपयोग करके इस कर्जे को कम किया जा सकता है। ये भी, यह भी एक रास्ता जो आप सुझाव दे रहे हैं जी।
तो चूंकि अब मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, विस्तार हो चुका है, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, तो ये चर्चा को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे दोबारा हम स्टूडियो में हम आपको आमंत्रित करेंगे और चर्चा हमारी जारी रहेगी। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यश जी, आपने भी समय दिया उसके बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप बने रहें इंडियन न्यूज़ के साथ, लगातार हमारी चर्चा जारी है। हर दिन आप को हम नए टॉपिक के साथ और नए चर्चा में शामिल करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार और जो कहा जाए जो शहर के नामी पत्रकार हैं उनको हम आपको उनसे चर्चा करवाएंगे और उनसे पूछेंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।